गुड आफ्टरनून। गुड चलिए शुरू आफ्टरनून। करते हैं। प्रीवियस क्लास में आई थिंक वी विल डिस्कस या वी हैव डिस्कस अबाउट फिजिबिलिटी स्टडी। ठीक है, तो फिजिबिलिटी स्टडी में हमारा आई थिंक जो मैं जितना देख पा रहा हूँ इकोनॉमिकल जो स्टडी थी वहां तक हम लोगों ने देख लिया था। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो हमारा क्या है, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। अच्छा, टिल जो हमारा इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी है वहां तक किसी को कोई दिक्कत है? एनी डाउट फ्रॉम प्रीवियस क्लास? चलिए शुरू करते हैं फिर। ओपन कर रहा हूं, आप लोगों के पास भी होगा। तो इसमें जो फिजिबिलिटी का जो टर्म आया था वो मैंने आपको बता भी दिया था कि जो मेन हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, तो आप लोग ओपन कर लीजिए। ठीक है, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में क्या है, देखिए समराइज अगर करें या जो ब्रीफिंग अगर उसकी कर रहे हैं, तो जो भी हमारा एंटायर जो सिस्टम है, ठीक है, जो भी हमारा एंटायर सिस्टम है जो कि हम इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, उस इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ जो हमारा न्यू सिस्टम है जिसको हम इंफॉर्मेशन सिस्टम बोल रहे हैं, वो कितना कॉम्प्लेक्स और कितना बड़ा हो सकता है फॉर आवर एग्जिस्टिंग यूजर्स और फॉर जो भी हमारे ऑपरेटर्स हैं, या बेसिक हम बात करें टेक्निकल टर्म्स में कि जो भी हमारा बिजनेस ऑपरेशंस हैं। ठीक है, तो बिजनेस ऑपरेशंस हमारे न्यू सिस्टम एडॉप्टेशन के बाद कितना ज्यादा साइज उसका बड़ा होगा या कितने कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये फिजिबिलिटी की बात क्या आई, फिजिबिलिटी की बात यही आ रही है कि हमें ये देखना होगा कि ठीक है, हमने इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी तक स्टडी कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा फेज होगा कि हमने इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी से पहले हम लोगों ने क्या देखा कि टेक्निकल फिजिबिलिटी भी देख ली। तो ये सारी चीजें जब अप टू द मार्क है, तो उसके बाद जो हमारा ऑपरेशंस होंगे, ठीक है, जो भी बिजनेस ऑपरेशंस होंगे जिनका एग्जीक्यूशन हमें करना होगा डे बाय डे, वेरियस ऑपरेटर्स, वेरियस एम्प्लॉयज आपके वहां पर एग्जिस्ट कर रहे होंगे जो कि ऑपरेट करेंगे हमारे ये एंटायर जो आ, हमारा प्लान है जिसको हमें एग्जीक्यूट करना होगा, दैट विल बी ऑपरेशन। सो फिजिबिलिटी में वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि पहला पॉइंट क्या है कि नया सिस्टम कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड कैन बी ह्यूज ऑल्सो फॉर आवर एग्जिस्टिंग यूजर्स और आवर ऑपरेटर्स और आवर एम्प्लॉयज। ठीक है, दूसरी चीजें क्या है, दूसरी चीजें ये है कि जो पॉसिबिलिटी होती है रेजिस्टेंस की। ठीक है, अब रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध। ठीक है, या बाधा या विरोध जो भी है। ठीक है, कोई भी टर्म आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस कहां पर आपकी एग्जिस्ट कर सकती है, रेजिस्टेंस आपकी एक्सपीरियंस करी जा सकती है, फॉर एग्जाम्पल फियर ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन अवर एम्प्लॉयज। ठीक है, इंटरेस्ट इन अवर ओल्ड सिस्टम, क्योंकि जनरली क्या होता है जब भी कोई नया सिस्टम इंप्लीमेंट होता है तो उसमें चेंजेस, ऑब्वियस सी बात है, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, चेंजेस कैन बी कॉम्प्लेक्स ऑल्सो, जो पहले पॉइंट में हमने देखा। तो ये रेजिस्टेंस जो है डेवलप करते हैं अवर एम्प्लॉयज और अवर जो ऑपरेटर्स हैं या वट जो भी हमारे यूजर्स हैं उनके बीच में। ठीक है, तो इसकी फिजिबिलिटी जो है स्टडी करना जरूरी हो जाता है, जिसको हम ऑपरेशनल फिजिबिलिटी बोल रहे हैं। ठीक है, जो चेंज की हम बात कर रहे हैं कि जो नया सिस्टम आ रहा है, तो नए सिस्टम में देयर विल बी सम चेंजेस। ठीक है, अब इन चेंजेस को हमें रैपिडली या जो भी हमारा जो पर्सनल है उसको रैपिडली अडॉप्ट करना होगा एंड एक्सेप्ट भी करना होगा, अडॉप्ट के साथ साथ एक्सेप्ट भी करना होगा। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस और जो अडॉप्ट की बात कर रहे हैं कि हमारे पास सिस्टम आया भाई उसको अडॉप्ट करना ही करना है, और उसको एक्सेप्टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्सेप्टेंस का मतलब यही हो गया कि वी आर कंफर्टेबल इन दिस चेंज ऑल्सो। ठीक है, तो ये फिजिबिलिटी भी देखनी है कि अगर एडॉप्टेशन की हम बात कर रहे हैं, नए सिस्टम जो इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पर्सनल्स कितने जो है उसमें कंफर्टेबल है। ठीक है, और जो ऑब्सोलेंस की बात हम करते हैं कि मतलब क्या होता है कि पुराना होते जाना। ठीक है,
ऑब्सोलेसेंस की बात का मतलब क्या होता है, पुराना होता जाना, यानी कि हमारा जो लगातार जो हमारा सब्सिक्वेंट जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम की अगर हम एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं या करंट एरा के साथ चलने की जो बिजनेस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, दैट विल बिकम ओल्ड, ठीक है। तो ये कई सारे हमारे जो फिजिबिलिटी स्टडी के अंडर में जो हम लोग ऑपरेशनल फिजिबिलिटी देख रहे हैं, उन फिजिबिलिटी में ये 3-4 आपके पॉइंट्स जो हैं उनको कंसीडर करना हमारे एक्सपर्ट्स के लिए, या जो भी फिजिबिलिटी आपकी चेक कर रहा है, उस फिजिबिलिटी में हमारा ये ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी ग्रुप है जो उसको मॉनिटर कर रहा है, जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसको ध्यान में ये सारे पॉइंट्स रखने पड़ते हैं, और वो क्यों जरूरी हैं वो भी मैंने पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझा दिया, ठीक है। अब एक बार समराइज कर लेते हैं, जस्ट सेकंड, मुझे वो नोट्स देखिए, देखने दीजिए कहां पर मैंने उसको रखा हुआ है। इसकी मैं बात कर रहा था, तो we have discussed and feasibility, technical, and this is what we are talking about, operational feasibility. So operational feasibility, as I discussed earlier, जो भी हमारा दिया हुआ है, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी इन्वॉल्व्स अ डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट अ न्यू सिस्टम विल बी यूज्ड एज इंटेंडेड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि वॉट एवर आवर प्लान इज, उस प्लान के करस्पॉन्डिंग जो भी एक्टिविटीज हैं, दैट एक्टिविटीज विल बी एग्जीक्यूटेड और नॉट, ठीक है। तो जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स के बिहाफ पर जो हमने एक्टिविटीज डिसाइड करी हैं, दैट एक्टिविटीज एक्चुअली इन रियल कैन बी प्रोसेस्ड और इन रियल कैन बी एग्जीक्यूटेड और नॉट। दिस इज व्हाट दिस पॉइंट इज एक्सप्लेनिंग। जो एस्पेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, फ्यू मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑपरेशनल फिजिबिलिटी आर कंसीडर्ड, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, वही सारी चीजें इसमें आई थिंक लिखी होंगी, एक बार जस्ट समराइज कर लेते हैं या रिवाइज कर लेते हैं। New system can be too complex and huge for the organization's users. As I told you earlier कि complexity और जो size of our activities के जो executions है, that can be large, ठीक है। तो complexity, क्योंकि हमारा नया system है, तो नए system में there will be complexities, ठीक है, या there can be complexities to our organization's users can be our operators, users can be our customers, users can be our employees of the system. If it is, user may ignore the new system, or they may use it in ways that cause errors or system breakdowns, ठीक है। तो system breakdown या errors की अगर हम बात करेंगे, तो what it means, हमें पता है कि errors या down की अगर हम breakdown की बात करेंगे, तो सिंपल सी बात है कि जो भी हमारा एग्जीक्यूशन है किसी प्रोसेस का, वो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हमारा जिस पर्पस के लिए या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस प्रोसेस की, वो एग्जीक्यूट ना हो पाए, दैट विल बी कॉल्ड एज एरर और ब्रेकडाउन्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहले इसके पॉइंट क्या दिया गया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स है, तो यूजर कैन या यूजर में इग्नोर द न्यू सिस्टम, ठीक है, या इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि उसमें कंफर्टेबल नहीं है। ये दूसरी चीज है कि ठीक है यूज कर रहे हैं, बट इस तरीके से यूज कर रहे हैं कि जो एंटायर प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होना चाहिए, जिन जिन स्टेप से या जिस तरीके से, उस स्टेप्स को फॉलो ना करेंगे, नहीं करेंगे, तो फॉलो ना करते हुए जो हमें रिजल्ट मिलेगा, दैट विल बी एरोनियस रिजल्ट और सिस्टम ब्रेकडाउन्स, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसमें? आवाज जा रही है? स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ सर, विजिबल है।
ठीक है ना। तो इस पॉइंट में आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, जो कि मैंने पहले भी बोला था आपको। सेकंड पॉइंट देखिए, जो मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा था, जो प्रतिरोध और विरोध की जो बात कर रहा था, या बाधा की जो बात कर रहा था, उसकी बात यहां पर देख लेते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ रेजिस्टेंस इन इंप्लीमेंटिंग अ न्यू सिस्टम मस्ट बी केयरफुली एक्सप्लोर्ड। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ रेजिस्टेंस और इन इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू सिस्टम। तो न्यू सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने से पहले, ठीक है, जो भी उसमें आपका जो बाधा या जो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध या विरोध जो भी बात कर रहे हैं, उसको केयरफुली एक्सप्लोर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, केयरफुली एक्सप्लोर करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने बोला था कि डिस्प्लेसमेंट की, अगर फियर ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो फियर ऑफ डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग जो हमारा यूजर है, जो एम्प्लॉय है, वो डिस्प्लेस नहीं होना चाहता। ठीक है, तो उसके मन में क्या है कि नया सिस्टम आ रहा है, तो मे भी डिस्प्लेसमेंट की बात हो। ठीक है, जो हमारा ओल्ड, जैसे कि अगर हम देखते हैं कि एम्प्लॉयज काफी दिनों से काम कर रहे हैं, सेम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, तो सेम सिस्टम से वो फैमिलियर हो जाते हैं, तो नए सिस्टम को अडॉप्ट कर पाना उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होना या प्रोपोर्शनली ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होना डिपेंड करता है कि हाउ मच आवर न्यू सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की जो हम बात कर रहे हैं, न्यू सिस्टम मस्ट बी केयरफुली एक्सप्लोर्ड में आपने देखा कि ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का जो फियर है और जो ओल्ड सिस्टम में जो इंटरेस्ट है, ठीक है, आवर यूजर्स, आवर एम्प्लॉयज का, वो आपका यहाँ पर देखना होगा कि कितने कंफर्टेबल है। इंटरेस्ट का मतलब सिंपली यही होता है कि भाई जो ऑपरेशंस हैं या जो एग्जीक्यूशंस हैं, वो एग्जिस्टिंग जो हमारा सिस्टम है उसमें कंफर्टेबली हमारा यूजर परफॉर्म कर पा रहा है। ठीक है, और मैंने बोला था कि चेंज एडॉप्टेशन की जो बात कर रही थी, अ न्यू सिस्टम में इंट्रोड्यूस चेंज टू रैपिडली टू एनेबल पर्सनल टू अडॉप्ट टू इट एंड एक्सेप्ट इट। तो अडॉप्ट करना और उसको एक्सेप्ट करना, दोनों में देखिए कोरिलेशन है। एडॉप्टेशन की अगर हम बात कर रहे हैं कि ठीक है, नया सिस्टम हमारा आ रहा है, तो उसको तो मैं भाई अडॉप्ट करना ही है, बट यू शुड और ऑर्गेनाइजेशन शुड justify the time in which a particular person should adopt that changes. तो sometime it happens कि जो changes हैं वो इतनी तेजी से होते हैं, और जो पर्सनल है या जो यूजर है उसको उतने ही प्रोपोर्शन से अडॉप्ट करना पड़ता है। तो समटाइम, जैसे कि आपने नेटवर्क में देखा होगा, फ्लो कंट्रोल, कि जितनी तेजी से हमारा इनकमिंग है उसको हम एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फ्लो का मतलब कि जितना भी, जिस स्पीड से हमारा डेटा आ रहा है या पैकेट्स आ रहे हैं, उसी स्पीड से क्या रिसीवर हमारा एक्सेप्ट कर पा रहा है। ठीक है, तो अगर दोनों में मिसमैच होता है, जिसको आप फ्लो कंट्रोल बोलते हैं, तो मिसमैच होने में यही हो जाता है कि हमारा पैकेट ड्रॉप्स होने लगते हैं। तो कुछ इसी तरीके से चीजें यहाँ पर आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एज एन एग्जांपल ले सकते हैं कि जो चेंजेस है वो इतनी तेजी से हो रहा है, बट जो एडॉप्टेशन है वो उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है। तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी की जो बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर आपका कंसिडरेबल पॉइंट है कि ठीक है, हमें चेंजेस इतनी, या जो स्पीड ऑफ चेंजेस हैं वो जस्टिफाई आपके हो सके टाइम के रिस्पेक्ट में, कि वो पर्टिकुलर हमारा जो एम्प्लॉय है, जो पर्सनल है, उसको एक्सेप्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, लास्ट वन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सब्सिक्वेंट सिस्टम ऑब्सोलेंस, तो सॉरी ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस, तो ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या होता है? पुराना पड़ जाना। ठीक है, तो सब्सिक्वेंट का की बात जो हम बोल रहे हैं कि सब्सिक्वेंटली जो हमारे पास एग्जिस्टिंग सिस्टम है, ठीक है, वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, टाइम के साथ जो न्यू एरा या न्यू ट्रेंड है उसके कंपैरिजन में हमारा पुराना हो रहा है। ठीक है, तो ये अभी तक तो हम सारी चीजें हम देख रहे थे कि भाई ठीक है, हम नया सिस्टम चेंज कर रहे हैं, तो नए सिस्टम चेंजेस की जो हम बात कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग ये हमारे पॉइंट्स हो सकते हैं। दूसरा जो सबसे मतलब जो लास्ट पॉइंट आपका, जो प्रोबेबिलिटी की बात करी जा रही है, हम एग्जिस्टिंग सिस्टम के ड्रॉबैक्स को देख सकते हैं यहाँ पर कि ठीक है, टाइम के साथ जो चेंज होना चाहिए वो अगर नहीं हुआ है, तो हमारा जो सिस्टम है वो पुराना हो जाएगा। जो हमारे करंट जो हमारे पास चैलेंजेस आ रहे हैं उनको हम डिफीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत है, मतलब ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में? एनी डाउट? नो सर।
नो चलिए सर। ठीक है, हाँ ठीक है, आगे शुरू करते हैं। लास्ट वन इज अवर ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी। तो ऑर्गेनाइज, अब इन सब चीजों को डिस्कस करने के बाद व्हाट इट मींस ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी। तो ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी का मतलब यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो जो पॉलिसीज या जो जो स्ट्रेटजीज या जो ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, प्लान किए हैं, क्या वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो हमारा नया सिस्टम जिसको हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं वो फुलफिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, या हम लोगों ने स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोला कि या तो फुलफिल कर पाएगा या तो फुलफिल नहीं कर पाएगा। ठीक है, बट 100% कोई चीज नहीं हो सकती। तो 100% अगर नए सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कितना प्रोपोर्शन या कितना रेशियो या कितना मार्जिन से हम जो है पीछे हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि समटाइम इट हैपेंस कि जो प्रोजेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट मान लीजिए कि डायरेक्टली हमारा जो फिजिबिलिटी एनालिसिस हुई ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, तो ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी में क्या देखा गया कि जो भी प्रोजेक्ट आ रहा है वो प्रोजेक्ट हमारे जो स्ट्रेटजीज हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको डायरेक्टली फुलफिल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो फिर क्या है, डायरेक्टली अगर फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि ठीक है, डायरेक्ट हमें रेवेन्यू नहीं मिल रहा तो हम इसको स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, इसको हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारी चीजें मतलब दी होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारी चीजों का मतलब क्या, सिंपली आप दो तीन टर्म याद रखेंगे। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज एंड व्हाट आर द आवर ओवरऑल बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव अ पर्टिकुलर न्यू प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग जो भी हमारा प्लान है, ठीक है, वो हमारे एज इट इज या फ्रैक्शनल डेविएशन हो सकता है। ये सारी चीजें हमारी ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी से पता चलेंगी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी स्टडीज इन्वॉल्व्स कंसिडरेशन about how well a proposed information system supports the objectives of organizations and its strategic plan for information system. ठीक है, for example, projects that do not directly contribute in meeting organizational strategic objectives are not funded. ठीक है, मैंने बोला था जैसे कि स्टॉप कर दिया, फंडेड नॉट फंडेड का मतलब ही खत्म हो गया, स्टॉप हो गया कि जो हमारा नया सिस्टम आ रहा है, तो नया सिस्टम के अकॉर्डिंग फिजिबिलिटी स्टडी में ये पता चला, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी प्लान्स हैं, जो भी आपका स्ट्रेटजीज हैं, उनको फुलफिल नहीं कर रहा है, तो हमें इसका फंड रोक देना चाहिए। फंड रोकने का मतलब हमारा प्रोजेक्ट स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी टेबल दी हुई है उसमें समराइज किया गया है कि जो भी ये चारों आपके फिजिबिलिटी स्टडीज हैं, लाइक टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी स्टडी एंड ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी स्टडी, इनकी समरी दी हुई है, मतलब की पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं। की पॉइंट्स में आप इनको इजीली रिवाइज कर सकते हैं अगर ये आपके माइंड में है कि इन चारों में हमें क्या डिफरेंस है, या चारों फिजिबिलिटी स्टडीज में हमारा जो आउटपुट है वो किन टर्म्स में आता है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, आपका इस टेबल के थ्रू हमारा समराइजेशन हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल पहला दिया हुआ है टेक्निकल फिजिबिलिटी, इसमें इक्विपमेंट, इंटरफेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्निकल एक्सपर्ट्स। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपके अगर याद हैं आपको, तो टेक्निकल फिजिबिलिटी को आप इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकंड वन है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मैंने आपको अच्छे से बताई थी, इसको नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो यही होगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जिसमें हम थोड़ा सा और कुछ टर्म जानेंगे कि क्या क्या टर्म्स हो सकते हैं आपके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में। आफ्टर दैट कॉस्ट सेविंग, इंक्रीज्ड रेवेन्यू, प्रॉफिट मेकिंग, डिक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट। तो इट्स ऑल अबाउट रिलेटेड टू फंड। ठीक है, तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, फंड का मतलब
how much a organization has to invest and according to that investment what are the profits. ठीक है, how we can improve our profit और increase our profit. ठीक है, तो वो कुछ पॉइंट्स आपके इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में है. ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में यूजफुलनेस ऑफ सिस्टम, कॉम्प्लेक्सिटी, रेजिस्टेंस इन इम्प्लीमेंटेशन, सिस्टम ऑब्सोलेसेंस. ठीक है, तो ऑब्सोलेसेंस मैंने अभी आपको बताया, पुराना पड़ जाना. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी में आपका सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटेजिक प्लान, दो ही हैं मैंने जो टर्म आपको बोले थे. तो आई थिंक जो फिजिबिलिटी एनालिसिस है वो आपको क्लियर हो गई होगी. किसी को कुछ इसमें अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. तो आगे बढ़ते हैं. यस सर. अब जो नेक्स्ट हमारा जो मैं बोल रहा हूं कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, वो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर ली थी, बट कुछ और टेक्निकल टर्म्स आएंगे जैसे कि टेंजिबल बेनिफिट्स क्या होते हैं और इनटेंजिबल बेनिफिट्स क्या होते हैं. टेंजिबल का मतलब क्या होता है? टेंजिबल का मतलब आपका जैसे कि वास्तविक, ठीक है, इन रियल. और इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है कि जिसको हम इजिली जो है आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं. और जो हमारा टेंजिबल होता है वो इजिली क्वांटिफाई हो जाता है कि हमारे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं टेंजिबल में. तो उनके एग्जांपल्स कुछ देंगे हम. ठीक है, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की जो हम लोगों ने बात करी थी उसमें यही था कि हमारा कितना इन्वेस्टमेंट है और उस इन्वेस्टमेंट के करस्पॉन्डिंग या प्रोपोर्शनली हमारा क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. ठीक है, इसका मैंने एग्जांपल भी आपको दिया था कि मान लीजिए आपने 10 रुपए कहीं इन्वेस्ट करे हैं तो 10 के 12 रुपए मिल रहे हैं, दैट इज ओके. ठीक है, 10 के आप ये सोचो कि 1000 रुपए मिल जाएंगे. कुछ टाइम स्पैन भी हमने उसमें कंसीडर किया हुआ है, थोड़ा सा टाइम स्पैन लिया हुआ है और उस टाइम स्पैन में ही आप ये चाह रहे हैं कि 10 का 1000 बन जाए, तो ये थोड़ा सा फिजिबल नहीं है. बाकी सारी चीजें हैं. तो कॉस्ट बेनिफिट के अकॉर्डिंग एक जस्टिफाई अगर करने की बात करें तो जस्टिफाई इसी रेशियो में होगा कि कोई मान लीजिए करोड़ों लगा रहा है तो करोड़ों के रेस्पेक्ट में जो हमारे पास जो आउटकम आना चाहिए, जो बेनिफिट आना चाहिए, वो उसको जस्टिफाई कर सके, उसी के प्रोपोर्शनली हो. ठीक है, तो ये आपका देखिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जो कि मैंने अभी बोला टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. ठीक है, तो टेंजिबल का मतलब जैसे कि वास्तविक हो गया, या इन रियल, या सिंपल सी बात करें कि जिसको हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकें, इजिली क्वांटिफाई कर सकें. ठीक है, बट इनटेंजिबल में ऐसा नहीं होता है. इनटेंजिबल में जिसको हम जनरली वास्तविकता की अगर हम बात करें, इन रियल वो सारी चीजें नहीं दिख रही, नियर फ्यूचर हो सकती हैं जिसको हम सिर्फ गेस कर सकते हैं. ठीक है, assumptions ले सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल जो है थॉट रख सकते हैं उसमें. तो वो सारी चीजें आपकी जो भी बेनिफिट्स आएंगे वो हमारे कहेंगे इनटेंजिबल. ठीक है, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में पहले ही डिस्कस कर चुका हूं. मैं पार्ट दिए हुए हैं, मतलब जो टाइप्स की बात करी गई है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, उसकी बात कर लेते हैं. सम कॉस्ट एंड बेनिफिट्स कैन बी इजिली क्वांटिफाइड. सच कॉस्ट एंड बेनिफिट आर कॉल्ड टेंजिबल. ठीक है, when the cost and benefits cannot be quantified, they are called non-tangible. तो quantifiable benefits are of two types. तो हमारा जो quantifiable benefits हैं वो आपके टू टाइप्स हैं, डायरेक्ट रेवेन्यू एंड कॉस्ट सेविंग. तो कॉस्ट सेविंग में क्या है? कॉस्ट सेविंग जो भी हमारा एग्जिस्टेंस या जो हमारी एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर्स हैं, जो भी हमारे करंट एक्सपेंडिचर्स हैं, उनको समहाउ मिनिमाइज करना. अगेन डिक्रीज कर जाना या मिनिमाइज कर जाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होता है, बट जो हमारा एग्जैक्ट जो ऑपरेशन है उसमें किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए. इफेक्ट का मतलब निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए. ठीक है, दैट इज कॉस्ट सेविंग. और डायरेक्ट रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट रेवेन्यू को बोल दिया गया. डायरेक्ट रेवेन्यू में जैसे कि फर्स्ट टू आप देखेंगे तो फर्स्ट टू में आपका क्या है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये. ठीक है, आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर.
तो ये डायरेक्ट रेवेन्यू हो गए हमारे कि ठीक है ये एसेट्स हैं और ये एसेट्स हमारे आगे जितना भी टाइम स्पेन जो भी लाइफ होती है इनकी उस एक्सटेंड तक आपके वन टाइम इन्वेस्टमेंट के तौर पर आपका वर्क करेगा ही करेगा। सैलरीज की जो बात कर रहे हैं तो सैलरीज में जो है हमें दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना पड़ेगा कि इसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जो भी बेनिफिट्स की हम बात कर रहे हैं तो क्वांटिफाई करने का मतलब क्या है कि सैलरी के करस्पॉन्डिंग या जो हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं एक्सपर्ट्स के करस्पॉन्डिंग हमारे पास सैलरी होनी चाहिए जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इंटेंजिबल कॉस्ट आर डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई, कई बार डिस्कस हो चुका। दीज आर ऑफन रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम and the ways in which information affects the organization। तो जैसा कि मैंने पहले बोला था कि जिन पर्टिकुलर बेनिफिट्स को हम इन रियल फील मतलब नहीं देख पाते हैं, नहीं क्वांटिफाई कर सकते हैं, उनको हम इंटेंजिबल बोलते हैं। प्रेडिक्शन के तौर पर या आपका जो कॉन्सेप्चुअल मैंने व्यू बोला था उन कॉन्सेप्चुअल व्यूज के अकॉर्डिंग, तो एग्जांपल के तौर पर देखिए इंटेंजिबल में दिया हुआ लॉस ऑफ कस्टमर गुडविल, तो ये इन रियल नहीं है, टेंजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा तो चाहेगी नहीं। ठीक है, लॉस ऑफ कस्टमर गुडविल, तो कस्टमर गुडविल क्या ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग है, जिस डायरेक्शन में आपके प्लान है, जो स्ट्रेटजीज हैं वो अगर फुलफिल नहीं हो रही हैं, वो डायरेक्शन में मूव नहीं हो रही हैं, तो दैट विल या दैट कैन टेंड टू कस्टमर गुडविल, एम्प्लॉय मोरल। ठीक है, तो ये क्या है, ये टाइम के साथ हैं, जो भी करंट सिचुएशंस होती हैं उसके बिहाफ पर ये आपके नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं या नेगेटिव जो आउटकम्स हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के एंटायर वर्किंग एनवायरनमेंट को। ठीक है, while tangible benefits are favorable results, जैसे कि मैंने ऊपर बोला था आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं चाहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल है डिक्रीज इन सैलरीज, डिक्रीज इन इन्वेंट्री कॉस्ट, एंड वाइल टेंजिबल जो आपका इनटेंजिबल जो बेनिफिट्स हैं आर डिफिकल्ट टू एस्टिमेट्स दैट बेटर कस्टमर सर्विस, बेटर मैनेजरियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इनको हमने आगे टेबल के फॉर्म में यहाँ पर समराइज भी किया हुआ है, इसको आप देख लीजिए, मैं जस्ट पढ़े दे रहा हूँ, हालांकि डिस्कशन तो हो ही चुका है और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। टेंजिबल बेनिफिट्स में क्या दिया हुआ है, इम्प्रूवमेंट इन प्रॉफिट। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट इन प्रॉफिट का जो एग्जांपल है, तो एग्जांपल की बात हम कर रहे हैं तो डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो ये सिंपल सी बात हो गई कि अगर हमें इन रियल टेंजिबल जो बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं उसमें अगर प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, इंप्रूव करना है, तो हमारे पास प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा एंटायर सिस्टम है, जो हम इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करने के बाद या डेवलपमेंट के दौरान ही जो हमारी प्रोसेसिंग कॉस्ट है उसको हम रिड्यूस करेंगे, उसको डिक्रीज करेंगे। एग्जांपल के तौर पर क्या हो सकता है, एग्जांपल के तौर पर हो सकता है कि वेरियस प्रोसेसेस जो हमने देखा था, डेटा क्लीनिंग वगैरह, या जब आप लोगों ने डेटा माइनिंग देखा था या इससे पहले वेयर हाउस की अगर बात कर लें, तो इनमें कुछ ऐसे प्रोसेसेस होंगी जिनको हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो रिडक्शन इन अनवांटेड प्रोसेसेस। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ टेंजिबल बेनिफिट। डिक्रीज इन ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो डिक्रीज इन ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट में जैसे कि एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ, इसके अलावा भी कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। रिडक्शन इन इन्वेंट्री कॉस्ट, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या है, इन्वेंट्री की अगर हम बात करें तो एक एग्जांपल हो सकता है कि जो भी हमारे पास स्टॉक है या इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं तो अननेसेसरली अनवांटेड जो आइटम्स हैं उनका हम स्टॉक ना करें। एक एग्जांपल के तौर पर मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स को कंप्लीटली तैयार करने के लिए जो भी कंपोनेंट्स हैं वो एग्जैक्ट रेशियो में होने चाहिए। ठीक है,
एग्जैक्ट रेशियो का मतलब क्या हुआ कि असेंबलिंग हमें करनी है, 4 प्रोडक्ट्स, 4 कंपोनेंट्स की जरूरत है और 4 कंपोनेंट्स को असेंबल करके हम एक प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो जो 4 कंपोनेंट हैं वो उसी प्रोपोर्शंस में आपके एग्जिस्ट करने चाहिए, जो आपकी क्वांटिटी है वो उसी टर्म्स में आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपोनेंट एक की क्वांटिटी ज्यादा है और कंपोनेंट सेकंड है उसकी क्वांटिटी कम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे जैसे कि रिडक्शन इन इन्वेंट्री कॉस्ट। लास्ट वन दिया हुआ है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब ही यही होता है कि आपका मिनिमम जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट है वो कम हो, टाइम भी कम लगे और बेनिफिट आपका ज्यादा हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इफिशिएंसी। तो इफिशिएंसी के तौर पर इन्होंने और एग्जांपल के तौर पर दिया इंप्रूव्ड प्रोडक्शन प्रोसेस लेस वेस्टेज। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे क्या इफिशिएंसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इफिशिएंसी का मतलब यही हुआ कि भाई जब प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन में वेस्टेज भी होता है, तो वेस्टेज को हम जितना ज्यादा से ज्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं उतना ही हमारा जो इफिशिएंसी इंप्रूव होगी और जो हमारा प्रॉफिट होगा वो ज्यादा होगा। तो ये सारी चीजें हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके पास जितने भी ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं और जो एग्जांपल्स की हमने बात करी, तो ये चारों पॉइंट्स हमारे इन रियल है, इनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं है, कोई प्रेडिक्शन नहीं है, कोई हिस्टोरिकल या स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट का ऑब्जर्वेशन नहीं है कि आउटपुट क्या निकल कर आएगा। तो दिस इज कॉल्ड टेंजिबल बेनिफिट्स। ठीक है, अब इनटेंजिबल बेनिफिट्स में देखिए जैसे कि इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी। तो इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी में क्या होगा भाई? इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी जैसे इंटेंजिबल बोला गया तो क्यों बोला गया कि अवेलेबिलिटी तो भाई मैटर करती है ना, कि आप किस तरीके से आप जो इंफॉर्मेशन को है उसको गेन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला भी था कि कई सारे जो सोर्स होते हैं वो आपके पेड भी होते हैं जहां से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, कई फ्री होते हैं, कई वेरियस सोर्स से सेम डेटा आता है, कई सोर्स से आपका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में डेटा आता है। तो ये सारी चीजें हमारी अनप्रिडिक्टेबल हैं, या जिसको हम बोलें कि हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि कितना अमाउंट हमारा डेटा जो है वो अवेलेबल होगा। तो इसका एग्जांपल के तौर पर जो इसको अगर हम बेनिफिट्स के तौर पर देखेंगे तो फास्ट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। तो फास्ट भाई अगेन मैं बोलूंगा कि एग्जांपल के तौर पर उन्होंने दिया तो है, बेनिफिट्स में बोल दिया गया इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी, बट वो अवेलेबिलिटी आपकी इनटेंजिबल है। ठीक है, अब जितना ज्यादा से ज्यादा आपके पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जल्दी मिल जाएगी, दैट विल बी द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, फास्ट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। इंप्रूव्ड कस्टमर सर्विस, जो भी इससे पहले हम लोगों ने देखा था ना कि गुडविल को रिड्यूस करता है। ठीक है, कस्टमर की, तो उसी तरीके से हम उसके काउंटर पार्ट में जा रहे हैं कि कस्टमर की सर्विस को हमें इंप्रूव करना है। तो इंप्रूव करने के लिए क्या करना होगा? आपको एक्सीलेंट सर्विस रिस्पॉन्स रखना होगा, तभी ये बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से हम जो बेनिफिट्स हैं उनको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर रहेगा। तो एक एक्सीलेंट सर्विस रिस्पॉन्स से ही आप कस्टमर सर्विस को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंप्रूव्ड एम्प्लॉय मोरल। तो ये कैसे होता है? बेटर इम्यूनिटीज एंड वर्किंग कंडीशन आप अगर देंगे तो अल्टीमेटली एम्प्लॉयज का मोरल आपका इंप्रूव होगा, और अगर एम्प्लॉय हैप्पी है तो आपका जो प्रोडक्शन है या एंटायर ऑपरेशन है रिलेटेड टू योर बिजनेस वो आपका बेटर होगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इंप्रूव्ड मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। तो ये मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करें ये कैसे हो सकता है? इफिशिएंट एमआईएस। एमआईएस आप याद करिए क्या था? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट इज ऑल अबाउट मैनेजरियल डिसीजन। एक ऑपरेशन आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम था और एक ये आपका मैनेजरियल इंफॉर्मेशन सिस्टम था। तो उसमें होता क्या है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आपका जितना बेटर होगा, जितना एफिशिएंट आपका एमआईएस होगा, उतना ही जो मैनेजरियल आपका डिसीजन मेकिंग होगी वो बेटर होगी। और मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग बेटर होगी तो इट विल बेनिफिट अवर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट?
नो सर, नो डाउट। चलिए ठीक नो है। सर। तो ये अगर हम जो पॉइंट हमारा मेन था, दैट वाज अवर इंफॉर्मेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने या प्लान करने में हमारा किन किन पॉइंट्स को हमें कंसीडर करना होता है। तो दिस इज फॉर प्लानिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट में हमारा पहला पॉइंट था फीजिबिलिटी स्टडी, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट होगा दैट विल बी सिस्टम एनालिसिस, ठीक है। तो सिस्टम एनालिसिस को अब देखते हैं। एक मिनट जरा समराइज कर लीजिए, थोड़ा मैं भी रेस्ट ले लेता हूं, बस जस्ट फॉर 1 मिनट। चलिए शुरू करते हैं। तो सिस्टम एनालिसिस की अगर हम बात करें तो सिस्टम एनालिसिस, जैसे कि हम लोगों ने फीजिबिलिटी स्टडी देख ली, तो फीजिबिलिटी स्टडी के बाद क्या हम करेंगे, ठीक है, कि दैट इज ओके। दैट इज ओके का मतलब कि प्रोजेक्ट इन विच वी आर डीलिंग इज ओके, इट इज फीजिबल। फिजिबल होने के बाद फिर जो हम सिस्टम एनालिसिस की बात करते हैं, तो इट कैन बी एक्सटेंशन ऑफ आवर फिजिबिलिटी स्टडी। एक्सटेंशन कैसे होगा? एक्सटेंशन ऐसे होगा कि जो भी फीजिबल है उसको इन रियल हमें करके देना है। जो भी फीजिबल है, जिसको हम बोला कि हाँ इसको हम कर सकते हैं, उसको एक्चुअली हमें करना है। तो करने का मतलब क्या हो कि फंक्शनेट यानी कि ऑपरेट करना है। तो फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट्स है उसकी हम बात करेंगे सिस्टम एनालिसिस में कि व्हाट आर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में क्या होगा, जो हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास फिजिबिलिटी स्टडी थी, फिजिबिलिटी स्टडी के साथ साथ जो हमारे पास कुछ नए टूल्स आएंगे, उन टूल्स के बिहाफ पर हम क्या करेंगे, सिस्टम एनालिसिस क्रिएट करेंगे, सिस्टम एनालिसिस करेंगे। और सिस्टम एनालिसिस में जो हमारा मेन जो आउटपुट आएगा दैट विल बी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो भी हमने फिजिबिलिटी स्टडी में देखा है उसको एक्चुअली हमें अब ऑपरेट करना है या उनको एग्जीक्यूट कराना है। तो उस एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम या रिसोर्सेज या एक्टिविटीज प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। एंड यूजर या ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, एक्टिविटी या रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए, ठीक है। और जो कैपेबिलिटी की हम बात करें कि इंफॉर्मेशन सिस्टम की कैपेबिलिटी क्या है, वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक जो हमारा ये सिस्टम एनालिसिस है वो 3 पार्ट में आपका फॉलो होता है। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, दूसरा है आपका प्रेजेंट सिस्टम एनालिसिस, एंड थर्ड वन इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है। तो जैसा कि हमने बोला कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो हमारी है एनालिसिस है वो मेन आपका पार्ट है। तो शुरू करते हैं। सिस्टम एनालिसिस सेवरल एक्टिविटीज लिखा हुआ है, ये activities of system analysis are extension of step used in conducting feasibility study. Similar information gathering methods are employed along with some new tools, ठीक है। जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, system analysis is detailed study of end user information requirement for प्रोड्यूसिंग फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट की बात करी जा रही है, जो मैं अभी बोल रहा था आपको कि व्हाट एक्चुअली हमें अब एग्जीक्यूट कराना है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर used as the basis for designing new information system. Primarily, system analysis involves study of information needs of end users and organization, information needs of
एंड यूजर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो एंड यूजर्स आपको क्लियर है कि एम्प्लॉयज हो सकते हैं, यूजर्स भी हो सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव, जो स्ट्रेटेजीज हैं, उनसे रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक्टिविटीज, रिसोर्सेज एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बिहाफ पर क्या है कि व्हाट आर द एक्टिविटीज या व्हाट विल बी द एक्टिविटीज एंड व्हाट रिसोर्सेज विल बी नीडेड एंड which type of product will be produced with the help of information system। ठीक है, तो जैसे ये आपकी प्रोडक्ट ऑफ रिसोर्सेज और रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज हैं, उनसे रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम एग्जिस्ट करना चाहिए। कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड बाय इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ठीक है, ये सारी चीजें आप बोल रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला था कि मैन पावर की बात करेंगे, तो मैन पावर में आपके एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं, फोरमैन भी हो सकते हैं, लो लेवल के आपके वर्कर्स हो सकते हैं, और मैनेजर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो एक हायरार्किकल ऑर्डर बनेगा टू परफॉर्म अ एक्टिविटी या परफॉर्म अ बिजनेस ऑपरेशन, उस ऑपरेशन से रिलेटेड जितना भी आपका हायरार्किकल ऑर्डर बन रहा है, उसमें कैपेबल पर्सन्स होने चाहिए। ठीक है, दिस इज व्हाट कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड बाय इंफॉर्मेशन सिस्टम। To cover entire study of system analysis, 3 major type of analysis are carried out, जो मैंने भी आपको बोला था, organizational analysis, present system analysis and functional requirement analysis। तो organizational analysis की हम बात करें, ठीक है, तो organizational analysis में क्या हो जाएगी, अगर हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा मेन पॉइंट है दैट इज सिस्टम स्टडी, ठीक है, या सिस्टम एनालिसिस, तो सिस्टम एनालिसिस के अंडर अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस में हमारे जो टीम मेंबर्स होंगे वो क्या इंट्रोड्यूस करेंगे। सिंपल सी बात है कि मैनेजमेंट कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का, इन्वायरमेंट कैसा है, एम्प्लॉयज कैसे हैं, ठीक है, और जो हमारे पास कंपनीज हैं, जो हमारे सपोर्टिंग, जो हमारे इंटरप्राइजेस हैं, उनका कैसा एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इन दिस द डेवलपमेंट टीम मेंबर्स आर इंट्रोड्यूस्ड टू। तो टीम मेंबर का काम क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस करना। ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस में जो वो समरी बनाकर देंगे, दैट विल बी अंडर मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, organization environment, organization employees and environment system of dealing companies। ठीक है, तो डीलिंग कंपनीज का जैसे मैंने अभी बोला कि कोऑपरेटिव या कोलैबोरेशन जो जिनके साथ हो रहा है, या जो कंपनीज हमारी कस्टमर है। ठीक है, अभी तो हम ये देखते चले आए कि कस्टमर की बात अगर करें तो हमारा एक सिंगल यूजर भी हो सकता है और एक इंटरप्राइज भी हो सकती है बड़ी सी। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस में ये 4 पॉइंट्स कंसीडर करने होते हैं। ठीक है, जिनके बिहाफ पर हमारा सिस्टम एनालिसिस जो हो रही है वो डिसाइड करेगी कि फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, वो एक्चुअली किस तरह की होनी चाहिए। While developing the information system, the team members must consider the background of above related information। ठीक है, while developing the information system, the team members must consider the background of above related information। जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जो भी हमारा मेन फोकस है, जो बेसिस की हमने ऊपर बात करी, वो क्या थी, फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो अगर की बात हम कर रहे हैं, तो उससे पहले मैं ये भी देखना है कि कंपनी में स्किल्स क्या हैं। ठीक है, जो एम्प्लॉयज की हम बात करें, किस तरह का एनवायरनमेंट है, किसी भी तरह की, जैसे कि जनरल लाइन में बोलते, किसी भी तरह की पॉलिटिक्स या एम्प्लॉयज के अंदर डिससेटिस्फेक्शन तो नहीं है। तो ये हमारा एनवायरनमेंट डिसाइड करेगा। जिनके साथ हम डील कर रहे हैं वो एक सिंपल सा एंड यूजर हो सकता है, और वो हमारी एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। तो यूजर तो हमारा कस्टमर हो गया, एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन भी हमारी कस्टमर हो सकती है, और वो एज वेल एज हमारा बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। तो इन सब जितने भी पॉइंट्स हैं, इनका डेटाबेस होना जरूरी है बिफोर वी विल मूव टू द फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, दिस विल, देखिए नीचे दिया भी हुआ है, दिस विल अफेक्ट द न्यू और इम्प्रूव्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम बीइंग प्रपोज्ड।
तो जैसा एनवायरनमेंट, जैसी स्किल्स, जैसे हमारे बिजनेस पार्टनर्स, जैसे हमारे कस्टमर्स, उनके बिहाव पर ही हमें जो सिस्टम एनालिसिस या सिस्टम डिजाइन की हम बात करेंगे वो एग्जिस्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी डिजाइन्ड unless development team knows its production process and activities। तो यहां पर उन्होंने जो एग्जांपल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि ठीक है, डिजाइन की हम बात कर रहे हैं तो डिजाइन के बिहाफ पर आप सिस्टम में क्या है, सिस्टम में हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम है, उसको आप तैयार करेंगे। उससे रिलेटेड बताइए कि क्या होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी और कैसे हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम बनेगा। तो इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम अगर एक बड़े से ऑर्गेनाइजेशन की बात हम कर रहे हैं तो ऐसे ही नहीं बन जाएगा। उससे पहले जो भी हमारी डेवलपमेंट टीम है, उस टीम को जो भी हमारी एंटायर एक्टिविटीज हैं और एंटायर एक्टिविटीज में जो हमारी डेवलपमेंट या जो प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रोसेसेस हैं, उन प्रोसेसेस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कंप्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब कि एक प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए हमें किन किन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा और उन प्रोसेसेस में किन किन एसेट्स या किन किन रॉ मटेरियल्स या जो हमारी मशीन्स हैं या जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद ही इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम हमारा तैयार हो पाएगा। तो ये जो यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है हर एक जो आपका इंटरप्राइज है उसमें, मान लीजिए सेम इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम चल रहा, नहीं, उस कंपनी टू कंपनी, इंटरप्राइज टू इंटरप्राइज, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन जो ये प्रोसेसेस हैं, आपके प्रोडक्शन प्रोसेसेस, जो एक्टिविटीज हैं वो वेरी करती हैं। तो जब वेरी करेंगी तो हमारे पास जो इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम है वो भी हमारा वेरी करेगा। तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, हर एक आपका ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम होगा। दिस इज द रीजन वाई सम एंड यूजर आर एडेड टू अ सिस्टम डेवलपमेंट टीम। This is the reason why some end users are added to a system development team। तो ये सिस्टम डेवलपमेंट टीम की जो बात करी जा रही है, तो सिस्टम डेवलपमेंट टीम में क्या होता है, बोला जा रहा है कि ठीक है, एंड यूजर का मतलब ये नहीं है कि कोई यूजर का मतलब कोई कस्टमर आपका आउटसाइड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी। यहाँ पर एंड यूजर की बात जो करी जा रही है, जो टीम मेंबर्स या टीम जो डेवलपमेंट टीम है उसमें ऐड ऑन करने का मतलब ये है कि जो कि इन्वेंट्री कंट्रोल को देख रहा है, ठीक है, या जिसको इंफॉर्मेशन है कि क्या क्या हमारे पास प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं और क्या क्या एक्टिविटीज हैं, किन किन हमारे आइटम्स की जरूरत पड़ती है। तो ये आपका एंड यूजर्स की जो हम बात कर रहे हैं, जिनको अल्टीमेटली हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम रन कराना है, एग्जीक्यूट कराना है, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड यूजर का मतलब यहाँ पर कोई भी यूजर या कोई भी हमारे पास कस्टमर की बात नहीं है। ठीक है, ये इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम की बात है। इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम जो आपका ऑपरेट करता है, जो मैनेज करता है, उसको एटलीस्ट आपका डेवलपमेंट टीम का हिस्सा होना चाहिए, सो दैट ही और शी कैन आंसर जो भी हमने यहाँ पर पैरामीटर से देखे हुए एक्टिविटीज एंड बिजनेस प्रोसेस रिलेटेड क्वेरीज से। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? Any doubt from the entire class? Anshuman, Abhishek? No sir, no sir, no doubt. Anshita? Himanshu? Jainendra? No sir. Okay, Pranjal? No doubt sir. Okay, Rishabh? नो सर। रोहित? नो शिवांश? सर, ठीक। श्रुति? No sir. चलिए ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? फिर आज यहीं तक रखते हैं, अगर डाउट नहीं है। बाकी पढ़ लीजिएगा, मैंने ये पोस्ट भी कर दिया है आपको मटेरियल के तौर पर क्लासरूम में, तो डाउनलोड करके आप देख लीजिएगा। फिर बाकी नेक्स्ट क्लास यहीं से आपकी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, Okay sir. ठीक है। Okay sir.